बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन बना रहे थे ना, जरा जल्दी से वो वाला क्वेश्चन खोलिए, पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। चलो एक बार उस क्वेश्चन को वापस से पढ़ लीजिए। नॉर्मली 4 से 5 मिनट में आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना होता है। हाँ, ज्यादा देर मत कीजिएगा, अनलेस द क्वेश्चन इज वेरी बिग। आपको 4 to 5 मिनट्स में, जब मैं ऐसे लिखता हूं ना, ये पेज नंबर होता है, ये क्वेश्चन नंबर होता है, आपको तुरंत ये काम कर लेना है एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप फटाफट क्वेश्चन पढ़ोगे। ओके, चल पढ़ लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। दो कॉलम बनाना होगा, देख के बताओ क्यों, या 2 बार बनाओगे, देख लो ठीक से। 2 साल नहीं है, 1 ही साल का बनाना है। एक गोइंग कंसर्न के बेस पे बनाना है और एक नॉन गोइंग कंसर्न के बेस पे। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं बेटा। आप चाहो तो गोइंग कंसर्न का पीएल बैलेंस शीट बना लो, फिर नेक्स्ट पेज में नॉन गोइंग कंसर्न का पीएल बैलेंस शीट बना लो, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा ऑप्शन है, आप सेम फॉर्मेट में 2 कॉलम बना लो। एक गोइंग कंसर्न का, हाँ, अमाउंट का 2 कॉलम, बाकी तो नाम तो सारे ऐसे कैसे रहेंगे, सेम टू सेम नाम रहेगा, आइटम्स आर ऑलमोस्ट द सेम। और अगर कहीं पे एक एक्स्ट्रा आइटम डालना पड़े तो आइटम जगह बना देना पीएल बैलेंस शीट में। तो हमेशा कोशिश करना टाइम बचाने का, और बचाने का टाइम का फंडा एक ही है कि आपको डबल कॉलम बना लेना चाहिए। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का 2 कॉलम बनाओ।
आज आइए आइए, पूछने का जरूरत नहीं। लिख पाए? फॉर्मेट रेडी हुआ? स्टार्ट करें। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट बताइए और आराम से सोच के बोलिएगा और एकदम भी डरिएगा मत, गलती होएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला क्लास, पहला सम बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30,000 जो ऊपर वाली बैलेंस शीट में जो फिगर है वही ओपनिंग स्टॉक है ना, और वो गोइंग कंसर्न सोच के बोलिएगा, हड़बड़ाइएगा मत। वो गोइंग कंसर्न नॉन गोइंग कंसर्न दोनों में इक्वल क्यों है? दिया हुआ नहीं है या कोई और बात है? वेरी गुड आंसर। उस बच्चे ने हड़बड़ी करके जल्दी जवाब देने का कोशिश किया। आप जस्ट 2 सेकेंड बाद में, 3 सेकेंड बाद में बोले गोइंग कंसर्न का लॉस इसी साल हुआ होगा, बोल के पिछला साल का ब्रेकअप या पिछला साल का डिटेल दिया हुआ नहीं है। पिछला साल सब कुछ ठीक था, हालत इस बार खराब हुआ है। तो लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। सारे स्टूडेंट लोग ना प्लीज क्लास में बोलिएगा। हाँ, टुडे मैंने बोला ये जो ओपनिंग स्टॉक है भाई, इसमें भी तो कॉस्ट एनआरबी वाला झमेला हो सकता था, तो बोला इसमें क्यों नहीं किया हुआ है। तो आइडिया ये था कि पिछला बार ये झमेला नहीं था, पिछला बार एवरीथिंग वाज गोइंग कंसर्न, इसी बार ये झमेला पैदा हुआ है। चलो अगला आइटम क्या लिखना, ये सब का थोड़ा बहुत आइडिया है ना आपको ट्रेडिंग पीएल बनाने का बच्चों, तो शो कीजिएगा कि हाँ सर ये सब आइडिया है हम लोगों को। तो हम टेस्ट हो जाएगा 4, 5, 6 क्लासेस में, तो आगे कैसे पढ़ाना है समझ में आ जाएगा। बोलो टू परचेजेस, ये कभी भी दोनों में अलग नहीं होता क्योंकि ये कोई असेट और लायबिलिटी नहीं है। बाजार से हमने क्या खरीदा है उसका अमाउंट गोइंग कंसर्न नॉन गोइंग कंसर्न में अलग अलग नहीं होता। असेट लायबिलिटी का वैल्यूएशन अलग अलग होता है, उसके कारण जो इनकम एक्सपेंस पैदा होता है वो अलग अलग होता है। सुन पाए क्या बोले? रिपीट करूं? मैं रिपीट करता हूं। गोइंग कंसर्न नॉन गोइंग कंसर्न में परचेज एंड सेल के वैल्यू अलग अलग नहीं होते, असेट एंड लायबिलिटी का वैल्यूएशन अलग अलग होता है, बोल करके उससे रिलेटेड जो इनकम एक्सपेंस P&L में जाते हैं वो अलग अलग होते हैं। सुने क्या बोला? चलो परचेजेस का अमाउंट देखना एक ही रहेगा, 4। गुड, बोलते जाओ। सेल्स, आप अगर बाई सेल्स नहीं भी बोलेंगे ना, खाली सेल्स भी बोल देंगे, हम जगह पे लिख देंगे, चिंता मत करना। आप बाई सेल्स बोलेंगे हमको अच्छा लगेगा, बट आप खाली सेल भी बोलेंगे, इट्स डन, विल बी मैनेजिंग दैट। बोलो बच्चों, हर स्टूडेंट कोशिश करो कुछ ना कुछ बोलते रहने का। जितना ऑर्डर में बोलोगे ना, सिस्टम से बोलोगे, उतना बेटर है। जैसे उठा के पहले डेप्रिसिएशन मत बोल देना, अभी बहुत काम बाकी है, मतलब डोंट ट्राई टू बी सियाना। ओके, 52 साल उम्र है, 28 साल से पढ़ा रहा हूं, और बोले ना कुछ बच्चों के बाप को पढ़ाया हूं। सो सियाना मत बनना। आप स्मार्ट हैं बट प्लीज हाँ गेम मत खेलना। अपन बैठ के पढ़ते हैं ना बेटा, अच्छा अच्छा चीज पढ़ेंगे ना इतना एडवांस लेवल का, विल डू इट टुगेदर। बोलो बाई सेल्स 450। ओके गुड। अब आया पहला ढंग का काम, बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो आपने कल अच्छे से बोला था, और एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मुझे बताइए 2 अलग अलग कॉलम में कितना लिखना है। हाँ बोलते जाओ, हाथ 32।
देखो तो एक बच्चा बोल रहा है इसमें 32 लिखिए, इसमें 40 लिखिए। हाँ, मतलब आइडिया से मेरे को अच्छा लग रहा है कि नॉन गोइंग कंसर्न में गोइंग कंसर्न से ज्यादा लिखा, इसलिए अच्छा लगा कि गोइंग कंसर्न में प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो लोअर अमाउंट यही आना चाहिए। यहां अगर हायर आता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का मन है तो निकालो, नहीं तो सीधे सारा इनकम सारा एक्सपेंस लिख के नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो, बिकॉज द क्वेश्चन हैज नोवेयर आस्क्ड यू टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। इन्होंने सीधे P&L अकाउंट बोला है, बट देन हमने ट्रेडिंग से स्टार्ट कर दिया कमिटमेंट, तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। यही अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होता, शेड्यूल 3 का PL हम बना रहे होते, आगे फिल इन द ब्लैंक्स करो, ग्रॉस प्रॉफिट वहां निकालने का जरूरत नहीं है, वहां फॉर्मेट में ग्रॉस प्रॉफिट है ही नहीं, एंड शेड्यूल 3 इज ए फॉर्मेट ड्रिवन अकाउंटिंग। नेक्स्ट आइटम बोलो, एक्सपेंस साइड में लिखना है, पहले जो जो एक्सपेंस आपको दिखाई दे वो सब बोलो। डेप्रीसिएशन, ओके लिखता हूं, इसका हम लोग पूरा बात किए थे ना अच्छा से रे, आप लोग शायद मेरे को बोले थे 13,000 और 5,000। देखो तो मेरा मेमोरी सही है क्या? यू सेड इट 13,000 एंड 5,000। एक बार क्रॉस चेक कर लो, if it's fine I'm writing it, if it's not please tell me to change। ये 13,000 कैसे आया था? 65,000 का ओपनिंग WDV था और बोला था 5 साल में अमोटाइज करना है, 5 साल में डिप्रिशिएट करना है और SLM करना है, हिंट दे दिया था। तो 1/5 was 13,000 और ये हम लोग मार्केट प्राइस से निकाला ना। 65 was the opening balance, closing balance was 60 I think, no? चलो नेक्स्ट आइटम बोलो। एक्सपेंसेस में ना इंटरेस्ट अलग से दिया हुआ है, तो ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्रेकअप करके 2 पार्ट में दिखा दे। व्हेनेवर दे गिव अ ब्रेकअप का इंफॉर्मेशन आपको हमेशा 2 पार्ट करके दिखाना चाहिए। लिखो टू इंटरेस्ट, टू अदर एक्सपेंसेस, कोई भी एक स्टूडेंट अमाउंट बोलो। नहीं, इंटरेस्ट का अमाउंट। ओके ठीक है बेटा, लिख दिया 3,500। ये आप लोग काट के लिखे 11,400, माइनस करके लिखे ना। थैंक यू, गुड, करेक्ट है। सो व्हाट आई कैन सी, पैरा A, B, C, D कंप्लीट हो गया है। देखो मेरे साथ सपोर्ट करो, पैरा A, B, C, D कंप्लीट हो गया है। E को मैनेज करके दिखाओ, E में क्या लिखा है बोलो। डेफर्ड कॉस्ट इज अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर 4 years। अब सोचना, हड़बड़ी नहीं। ये जो लिखा है डेफर्ड कॉस्ट इज अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर 4 years, ये गोइंग कंसर्न के लिए लिखा है 2, नॉन गोइंग कंसर्न के लिए लिखा है 3, या दोनों के लिए लिखा है, या नॉन गोइंग कंसर्न को तो सर कुछ और ही करना पड़ेगा। समझे पूरा बात? आराम से आंसर करो।
ये गोइंग कंसर्न के लिए लिखा है। गोइंग कंसर्न वाले ही इस तरह का अमोर्टाइजेशन करते हैं डेफर्ड कॉस्ट का। नॉन गोइंग कंसर्न वाले तो रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखते हैं, और डेफर्ड कॉस्ट का साला कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता। बोलो, टू amortization of deferred cost। बोलो बेटा। 2500। ओके, इधर में फिर हम 10,000 लिख देते हैं। इट विल बी फुली अमोर्टाइज्ड इन वन शॉट। क्यों? रीजन दो। क्योंकि इसका रियलाइजेबल वैल्यू 0 होता है। अगर रियलाइजेबल वैल्यू 0 है और ओपनिंग बैलेंस शीट में 10,000 है, 10,000 को 0 बनाना है, एक्सपेंस में राइट ऑफ करना पड़ेगा। एक असेट को खत्म करना है, पीएल में भेजना होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। हम लोग उसको बोलते हैं रिटन ऑफ। जब भी वर्ड आया रिटन ऑफ, ट्रांसफर इट टू पी एंड एल। रिटन ऑफ और ट्रांसफर टू पी एंड एल सिनोनिम्स हैं। कब भी वर्ड बोला रिटन ऑफ और कब भी बोला कैरिड फॉरवर्ड, बैलेंस शीट में लेके जाना है। कैरी फॉरवर्ड मतलब अगले साल वो जाएगा, और राइट ऑफ माने यहीं मिट जाएगा। क्लियर? बोलो। ई हो गया ना हम लोगों का। एफ को केयरफुली पढ़ो, थोड़ा सा केयरफुल होकर के आराम से आंसर देना, थॉट को अच्छे से डाल के उसके अंदर। तो अगर मैं डेफर्ड कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला, नॉर्मल किसी भी लाइन के लिए बोला, आई हैव एनी एसेट इन माई बैलेंस शीट एंड से आई वांट टू राइट इट ऑफ, दैट मीन्स आई टेक इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो बच्चा, क्या बोलते हो? लिखना है? चलिए लिखता हूं, अमाउंट भी बोलिएगा। हाँ, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। गुड। बच्ची ने बोला 2000 एंड 6000। 2 तो कॉमन है ना दोनों में, और वो बोला कलेक्शन ऑफ अनदर 4000 डिपेंड्स ऑन सक्सेसफुल री इंस्टॉलेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट सप्लाइड टू द कस्टमर। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ अस कि हम लोग 4000 को और बैड बना रहे हैं, क्योंकि री इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे? हम लोग ही खत्म हो जाएंगे 2-3 दिन में। नहीं समझे? तभी तो वो बोल रहा है कि इसका कलेक्शन भी डाउटफुल है। वी आर नो लॉन्गर ए गोइंग कंसर्न। वी डोंट नो कितना साल के या कितना महीना के बाद विल क्लोज द शॉप। इन बिटवीन अगर किसी कस्टमर का री इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली नहीं कर पाए, मान लो कोई चीज को 2-3 बार इंस्टॉल करने का हम लोग का जिम्मेदारी बनता होगा, वो लोग कुछ रुपया रोक के रख, बोलूं ये सब बात आप ठीक है, वो लोग डेटर लोग कुछ रुपया रोक के रखता होगा, बोले री इंस्टॉलेशन करोगे तब ये पैसा मिलेगा, और हम ही गोइंग कंसर्न नहीं रहेंगे तो हम तो री इंस्टॉलेशन कर नहीं पाएंगे, तो ये पैसा हम लोग का नहीं आएगा। तो मैनेजमेंट को लगता है कि इफ री इंस्टॉलेशन कैन नॉट बी डन, विल बी लूजिंग अनदर 4000। बोलो, तुम कुछ बोल रहे हो? हाँ, बांग्लाते बोलून, আমি যদি না বুঝতে পারি তাহলে ইংরেজিতে বলবেন। बोलो। ওরা ঠিক আছে, নাম এখানে আপনি যা লিখতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। দ্যাটস ইউর উইশ। হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্যাটস ইউর উইশ, নো প্রবলেম। 65,000 का सुनिए, बोला था ये वाला बात। 65,000 का देखिए ओपनिंग WDV है, देखिए असेट का ओपनिंग WDV, फिंगर रखिए वहां पे, गुड। और नीचे देखिए हेलो बॉय, हेलो हेलो, वेट फॉर ए मिनट, वेट, अभी इससे बात कर रहा हूं ना। उसके नीचे देखिए रियलाइजेबल वैल्यू,
सो व्हाट वी हैव टू डू, हमको 60,000 बैलेंस शीट में दिखाना होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में अभी 65 है, तो वी हैव टू राइट डाउन द असेट, वी हैव टू राइट ऑफ द असेट बाई 5,000 रुपीज। 65 को अगर असेट को 60 बनाना है तो 5,000 पीएल में डालना पड़ेगा ना, तो डाल दिया, नाम उसका डिप्रिसिएशन दे दिया थोड़ा मैच कराने के लिए, डन। उधर एक स्टूडेंट ने एक बात बोला सर हमको इसको बैड डेट नाम देने का मन है, यू कैन गिव, नो प्रॉब्लम, बट उन्होंने देखिए वर्ड लिखा है डाउटफुल, नहीं समझे, इसलिए हम बैड डेट लिखा नहीं, बट इवन इफ यू राइट इट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट लाइन बोलो। यस, हम लोग नहीं लिखते इसको। नेक्स्ट, ई तक हो गया ना, एफ भी हो गया, जी में देखो क्या प्रॉब्लम है, क्रेडिटर है ना, 12,000 रुपीज का क्लोजिंग क्रेडिटर है और लिखता है दे आर लाइकली टू बी सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट। तो गोइंग कंसर्न वाला तो प्रूडेंस फॉलो करेगा, सब कुछ फॉलो करेगा, वो तो इनकम लिखेगा नहीं 5% वाला, पर नॉन गोइंग कंसर्न वाले को तो पे करना है जल्दी से, वो पे करेगा तो उसको वो डिस्काउंट मिलेगा, तो वो इसको इनकम में लिखेगा। तो लिखो बाई डिस्काउंट फ्रॉम ट्रेड पेएबल nil 600। सब ठीक लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? ठीक है ना, गुड। एक दो होमवर्क देंगे, बनाओगे ऐसा? गुड, कोशिश करिएगा और नेक्स्ट डे मेरे को बोलिएगा हाँ सर हम लोग बना पाए, यहां पे गलती हुआ हमारा, एंड वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, बोलो नेक्स्ट लाइन क्या है? तो वो तो अलग अलग थोड़ी होगा यार, कैश का तो रियलाइजेबल वैल्यू उतना ही रहता है, चाहे जीसी हो चाहे नॉन गोइंग कंसर्न हो। नेक्स्ट, अच्छा पेनल्टी का लॉस होएगा हम लोग को, तो गोइंग कंसर्न को ये लॉस नहीं होगा, बट नॉन गोइंग कंसर्न वाले को ये लॉस होगा बिकॉज इट ही हैज टू मेक द पेमेंट। तो टू पेनल्टी ऑन प्रीपेमेंट of loan 2,500। ये सब दिखाई दे रहा था जब मैं बोल रहा था, कॉपी आप देख पा रहे थे अच्छे से, विजिबिलिटी वाज ओके, गुड। नेट प्रॉफिट का आंसर मैच किया, लास्ट बेंच, लास्ट बेंच में आप 2 दिन से लास्ट बेंच में बैठ रहे हो, हमेशा वहीं बैठोगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, हम चाहते हैं कि आप वहीं बैठें, क्योंकि जो भी लास्ट बेंच में बैठता है उससे हम हमेशा एवरी डे आई कांटेक्ट और कम्युनिकेट करते हैं। आप कंफर्टेबल हैं अगर हम करेंगे तो? सुनिए,
whenever I write an answer by calculating myself, तो मैं हमेशा पूछूंगा ये राइट है और मेरा नजर आपकी तरफ ही जाएगा. इफ इट इज राइट आपको खाली ऐसे करना है, थम्स अप. ठीक है. इफ इट इज रॉन्ग आप वर्बली बोल दीजिए नहीं सर गलत है, मेरा ये आया है. अदरवाइज जस्ट शो दिस. ओके कि यस सर ओके. मैं पूछूंगा इट्स ओके, आप खाली ऐसे कर देना. ओके. और ये मैं लास्ट बेंच वाले से ही पूछता हूं, आंख वहीं जाता है सबसे दूर. ओके. चल जरूर बेटा, 50 बार गजब करते हो आप, निश्चिंत होकर के बात करो. 50 टाइम्स बोलूंगा मैं. जैसे ये बैलेंस शीट कंप्लीट होता है ना, मैं नोट के साथ डेफर्ड कॉस्ट का एक डिटेल डिस्कशन करके दे दूंगा आपको. ठीक है. बैलेंस शीट खाली कंप्लीट हो जाने दीजिए. ठीक है, ताकि बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो. चलो लेट्स प्रिपेयर द बैलेंस शीट. ओके. लेट्स स्टार्ट विद द असेट साइड. बोलो पहली असेट का नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. रिमेंबर 1 साल बाद का फिगर लिखना है. रिमेंबर द डेप्रिसिएशन दैट यू हैड चार्ज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डोंट फॉरगेट टू डिडक्ट दैट फ्रॉम योर ओपनिंग बैलेंस. ओके. और यहां मेरे पास इनर कॉलम आउटर कॉलम नहीं है, तो सीधा डिडक्ट करके जो आंसर आता है वही वाला मुझे बता दो. करेक्ट है. 60,000 करेक्ट है. सेकेंड एसेट का नाम बताओ. इसमें बवाल था थोड़ा. क्लोजिंग स्टॉक बताना है. बैलेंस शीट लास्ट डेट का है. ओके. बोलो. करेक्ट. थर्ड असेट का नाम है ट्रेड रिसीवेबल्स. वो जो अमाउंट है वो मत बोलिएगा, वो 1 साल पुराना है. 1 साल बाद का अमाउंट ट्रेड रिसीवेबल का उन्होंने नीचे दिया हुआ है. उस पे भी बेटा तुमने ना प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया है. रिड्यूस करके दिखाया जाता है प्रोविजन फॉर बैड डेट को डेटर से. रिमेंबर क्या बोला मैंने, इस बात को ध्यान रखना. प्रोविजन फॉर बैड डेट को डेटर से रिड्यूस करके दिखाया जाता है. जब बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे से एक नोट मांगना कि सर प्रोविजन फॉर बैड डेट को लायबिलिटी साइड में क्यों नहीं दिखाया जाता है. ओके. उसका एक्सप्लेनेशन हम अभी करेंगे, देन एक चैप्टर में भी करेंगे. बोलो. गुड. इट लुक्स राइट. नेक्स्ट अमाउंट बोलो. डेफर्ड कॉस्ट या डेफर्ड एक्सपेंडिचर. नॉन गोइंग कंसर्न में तो नील था. 7,500. कैश एंड बैंक बैलेंसेस.
37,100. वन मिनट. ओके, समझा रहा हूं बेटा. अनीश वेट करना. वरुण अग्रवाल, ये समझ में आ गया कि डिप्रीसिएशन नॉन गोइंग कंसर्न में 5,000 कैसे आया? जूम क्लास में वरुण अग्रवाल. ओके, गुड. अनीश, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन थोड़ा देर के बाद. हाँ, यहां पे कोई बच्ची कुछ बोल रही थी ना, बताइए क्या है डेफर्ड एक्सपेंडिचर. बैलेंस शीट में देखिए कितना ओपनिंग बैलेंस 10,000. नीचे देखिए क्या लिखा है, इसका मतलब दैट इज डिप्रीसिएशन. अमोर्टाइजेशन इज द अदर नेम ऑफ डिप्रीसिएशन. बाद में लिखिएगा, अभी पहले इधर ध्यान दीजिए, मेरा बात को कंप्लीट करने दीजिए. तो इफ इट इज लाइक दैट, तो 10,000 का 1/4 इज 2,500. हम लोग उतना अमोर्टाइज कर दिए, ये नॉर्मल है. बट इन नॉन गोइंग कंसर्न डेफर्ड कॉस्ट का रियलाइजेबल वैल्यू देखा जाएगा, बिकॉज नॉन गोइंग कंसर्न वाला दे वैल्यू ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर रियलाइजेबल वैल्यूज. तो उसका रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट से पता करेंगे, 0 आएगा. सर क्यों? ये ऐसा क्या असेट है? कल आपको बताए थे डेफर्ड कॉस्ट क्या होता है. क्या बोले थे? इट्स एन एक्सपेंस विच इज टेकन टू दी बैलेंस शीट. आप लोग पहले डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते थे, याद है? हेवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कर दिए, धीरे धीरे करके पीएल में लेकर के जाएंगे, ऐसा नाम सुना है? तो उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते थे. उसको बेचने जाओगे मार्केट में, कुछ पैसा मिलेगा? तुमने एडवर्टाइजमेंट किया है. कोई बिल्डिंग प्लांट मशीनरी है क्या? जल्दी बोलो. तुम उसका 4-5 साल बेनिफिट उठाओगे बोल के तुम बैलेंस शीट में लेके चले गए. वो भी आजकल बैलेंस शीट में ले जाना अलाउड नहीं है. उसका पूरा फुल फ्लेजेड लेक्चर अभी थोड़ी देर के बाद हम देंगे. बट फॉरगेट दैट पॉइंट. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस बच्ची का आंसर करने के लिए द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ दिस, हाथ देखो, दिस आइटम इज नाउ 0. तो अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में इट इज 10,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में इफ इट विल बी 0, देन P&L में राइट ऑफ करना होगा ना. दैट इज व्हाट आई डिड. ओके, नेक्स्ट. बच्चों, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में कैपिटल से स्टार्ट करो, बोलो. $60 बोला क्या तुमने? मैं ओपनिंग पूछ रहा हूं. मैं नेट प्रॉफिट ऐड करके दिखाऊंगा. कितने का नेट प्रॉफिट है? गुड. बोलो बोलो प्लीज. आपको सीधा 79,600 लिखना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी. ऐसा ही लिखना जरूरी नहीं है. नेक्स्ट लायबिलिटी का नाम बताओ. ट्रेड पेएबल. पहले लोन लिख दे, 10% लोन. अच्छा बच्चों, आपने एक चीज नहीं देखा यार, वहां 25,000 का ओपनिंग P&L भी है. ओ हेलो, देखो 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 देखो, उसी समय है ना. देखो तो 25,000. तो आपको ना ऐसे नहीं करना चाहिए. आपको ये जो 25,000 है ना, दैट मीन, सुनो बच्चों, सब कोई सुनो पहले ये बात.
बैलेंस शीट में उन्होंने P&L लिखा है. दैट मीन्स दे हैव ए हैबिट नॉट टू ऐड देयर प्रॉफिट विथ देयर कैपिटल. दे ऑलवेज वांट टू शो इट एज ए सेपरेट लाइन आइटम इन दी बैलेंस शीट. तो सर व्हाट शुड वी डू? इसको 60 रहने दो, वो जो 25,000 है उसमें 19 को ऐड कर दो और इसको बना दो 44,600. समझो क्या बोला? इसको 60 रहने दो, इसको बना दो 44,600 और दोनों को ऐड भी मत करो. नो नीड टू ऐड. इट विल बी लाइक रिजर्व्स एंड सरप्लस. आप लोगों ने रिजर्व्स एंड सरप्लस का नाम सुना है? शेयर कैपिटल कांस्टेंट रहता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस एवरी ईयर प्रॉफिट आता रहता है, बढ़ता रहता है. यू नो दैट. कॉर्पोरेट में पढ़ेंगे हम लोग इन द नेक्स्ट 1 month. इट इज बेटर टू शो इट 44,600 क्या? ओके. एंड दिस वन विल बी 47,200 एंड इवन एडिंग इज नॉट गुड. कर दोगे मार्क्स नहीं कटेगा, बट नॉट गुड. नेक्स्ट आइटम का नाम बोलो. 10% लोन और एक तो प्री पेमेंट पेनल्टी पेएबल अलग से लिखो. %10 लोन का अमाउंट बताओ. 35,000. यहां पे भी 35,000 और प्रीपेमेंट पेनल्टी पेएबल जो होगा वो है 2,500. अभी रुकिए, एक बच्ची का एक क्वेश्चन आने को है. शी वाज सेइंग समथिंग, शी हैज रजिस्टर्ड हर, बट हम चाहेंगे आपको जो बोलना है बोलो बेटा. अभी बताइए, सारे बच्चे लोग डिस्कशन करिए. ये बच्ची बोल रही है और इस तरह क्वेश्चन जब भी मन में आए बोलिए वोकल होके. कभी नहीं डांटेंगे हम, पूछेंगे नहीं तो कौन जवाब देगा. बोलना है. गुड. बच्चों आप लोग बताइए, ये बच्ची बोल रही है ये लोन पेमेंट हो चुका है. पेमेंट हो चुका है या जल्दी पेमेंट होने वाला है? पेमेंट अगर हो चुका होता तो बैलेंस शीट में नहीं आता और कैश बैलेंस के बारे में बोलता, और ऐसा नहीं होता कि जीसी में पेमेंट हो गया, नॉन जीसी में पेमेंट नहीं हुआ. अरे पेड हो गया अगर कोई लोन तो हम जीसी हो कि नॉन जीसी हो? पेमेंट तो पेमेंट हो गया जी. टू कैश का एंट्री मारना पड़ेगा, लोन टू कैश लिखना पड़ेगा कि नहीं? अगर हम पेमेंट कर देंगे कोई चीज तो हम जीसी हैं, जीसी गोइंग कंसर्न, या हम नॉन जीसी हैं. पेड हो गया तो मेरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी नहीं रहेगा. तो ऐसा कभी मत बोलिएगा कि जीसी में पेड हो गया, नॉन जीसी में पेड नहीं हुआ. ये पॉसिबल ही नहीं है. वैल्यूएशन के रूल में डिफरेंस है. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहां अनपेड है यहां पेड है. डन. तो ये पेड नहीं हुआ है बिकॉज वी आर नॉन जीसी. जल्दी पे कर देंगे, जल्दी पे करेंगे, सो देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी. नेक्स्ट लिखो. 12,000 था ना, और एक में 11,400 लिखना है. चल टोटल करते हैं. टैली हो गया? होमवर्क बनाओगे ऐसा सेम? ओके. अपनी बुक में देखो, क्लासवर्क में पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है. वेरी सिमिलर सम. हो सकता है कि
एवरीथिंग सेम वाला सम भी हो सकता है, जस्ट अमाउंट अलग अलग हैं। अभी पढ़ो मत क्वेश्चन को, घर में पढ़ना है, घर में सॉल्व करके कल लेकर के आना है। डन। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 4, उसके पीछे HW लिख लो। एक और होमवर्क बनाओ, पेज नंबर 6, देखें क्वेश्चन नंबर 1, और बहुत केयरफुली क्वेश्चन पढ़ना। हो सकता है सिंगल कॉलम का ही सम दिया हुआ हो सकता है गोइंग कंसर्न वाला दिया हो सकता है नॉन गोइंग कंसर्न वाला दिया हो सकता है 2 कॉलम वाला दिया हो। केयरफुली पढ़ना, बाद में आके मत बोलना सर वो तो एक ही वाला दिया था, हम तो 2 बना दिए। काहे बना दिए? आंख तो था ना, दिमाग भी था, दिखा काहे नहीं ठीक से? सो प्लीज केयरफुली, कॉपी करने के लिए नहीं बैठे हो, सम पढ़ के सम सॉल्व करना है। इज इट ओके? डांटेंगे नहीं हम, बट काम तो ठीक से करोगे। नाउ 3 क्वेश्चन था बच्चे लोगों का, मेरे को एक्सप्लेन करना था। क्या क्या था बोलो तो? तुम्हारा था डेफर्ड कॉस्ट, लिखो कॉपी में। लास्ट क्लास में हम इसके बारे में कुछ कुछ बताए थे आप लोगों को, बट परहैप्स हम लोगों की कॉपी में कोई नोट नहीं है। अभी हम बहुत सारा बात और भी बताएंगे, टू मेनी मोर थिंग्स। ओके, एज ए 3 नंबर वाला क्लास, आज तुम्हारा 3rd नंबर क्लास है। एज ए 3 नंबर क्लास बहुत सारा बात जो हम बोलेंगे ना, वो हो सकता है थोड़ा बर्दाश्त नहीं हो तुमको। दे विल कम इन 70 नंबर क्लास, 62 नंबर क्लास, 59 नंबर क्लास में, ये सब आएंगे रिपीट हो करके, तो आपको याद आएगा अरे हाँ सर ऐसा बात बोले थे एक दिन हम लोगों को। बट अगर इसमें से बाई चांस एक आध बात नहीं समझ में आए, एक बार एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का है। ये n नंबर ऑफ टाइम डिस्कशन का एजेंडा बनेगा। इन द चैप्टर ऑफ लीजेस ये एजेंडा बनेगा, इन द चैप्टर ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ये एजेंडा बनेगा। ओके, अभी जितना जरूरत है उससे ज्यादा बोलेंगे हम। हाँ, बर्दाश्त करना थोड़ा सा, तीसरी क्लास के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट क्योंकि बच्ची परेशान है, बच्ची को लगता है थोड़ा और बोला जाए, तो हम थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं। ओके, लिखो ए, बाय नेचर इट्स एन एक्सपेंस, कॉमा करके लिखना, बाय नेचर इट्स एन एक्सपेंस, फुल स्टॉप। सो it should go to profit and loss account, एकदम नॉर्मल बात बोले कि नहीं बताओ? ये वाला सेंटेंस एकदम नॉर्मल था। डेफर्ड कॉस्ट भी बाय नेचर एक एक्सपेंस होता है और हिसाब से इसको पीएल में जाना चाहिए, फुल स्टॉप। बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस और द अदर, but because of some reasons or the other, it is taken to the balance sheet either wholly or in part. तीन सेंटेंस लिखे हम लोग, खाली ये बताओ क्लियर है क्या? जो बोले वो क्लियर है क्या? अगर समझ में आ जाएगा, झूठ मूठ परेशान मत करना, मैं बार बार बोलता हूं। समझ में नहीं आया, हम हैं यहां बैठे हुए, 50 बार बोलेंगे, 50 तरीका से बोलेंगे। जो लैंग्वेज तुमको समझ में आएगा ना, वैसे बोलेंगे।
बट समझ में आता है तो अपन को आगे बढ़ना है। ये तीनों लाइन आराम से समझ में आने लायक था। सर वो सम रीजन्स और दी अदर क्या क्या हो सकता है, वही सब 59 नंबर 62 नंबर क्लासेस में आएगा डिस्कशन। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ ऐसा है भाई कि खर्चा था, या तो पीएल में पूरा नहीं भेजे, थोड़ा थोड़ा भेजे, या हम भेजे ही नहीं पीएल में। अब गुरुजी एक एक्सपेंस होगा, एंट्री तुम मारोगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000 और पीएल में भेजोगे नहीं। ये रहा लेजर एक्सपेंस, लिख बच्चों ऐसे ठीक है ना, स्पीड आप माने थे ना। मैंने लिखा एक्सपेंस टू बैंक, अब बाई पीएल नहीं लिखेंगे तो बाई कैरेट डाउन ही तो होगा। तीसरा कोई चीज थोड़ी होता है, या तो खत्म करो या जिंदा रखो, अधमरा करो तो भी थोड़ा तो जिंदा रखो, कुछ तो करो। बोला खत्म नहीं करेंगे, पूरा बैलेंस शीट में लेके चले जाओ, तो लेके चले गए बैलेंस शीट में, बाई बैलेंस कैरेट डाउन 40,000। अगर कोई ऐसा चीज है जो साला सेट नहीं है, नो लैंड, नो बिल्डिंग, नो प्लांट, नो मशीन, नो स्टॉक, नो डेटर, नो कैश, असेट नहीं है पर बैलेंस शीट में लेके जाना है, तो उसका नाम हो जाता है डेफर्ड कॉस्ट, डेफर्ड एक्सपेंस, डेफर्ड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ मत बोलो, डेफर्ड एक्सपेंस। 4-5 नाम नहीं, डेफर्ड एक्सपेंस बोलने से ही हुआ। तो एन एक्सपेंस विच इज डेफर्ड टू बी रिटन ऑफ, वर्ड सुनो, एन एक्सपेंस विच इज डेफर्ड टू बी रिटन ऑफ, मतलब नॉट रिटन ऑफ। चलना काम को कल के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, डेफर कर दिया काम। मिलना डेफर कर देते हैं, फोन किया, अरे डेफर करते हैं ना कल के लिए, नहीं बोलते आप लोग, मूवी जाने का प्लान है, परसों के लिए डेफर करते हैं ना। तो जो काम आज होना चाहिए था वो तुमने अगर परसों के लिए डेफर किया, दैट इज कॉल्ड डेफरल। तो एक खर्चा जिसको आज पीएल में जाना चाहिए था, रिपीट करो, एक खर्चा जिसको आज पीएल में जाना चाहिए था, तुमने बोला 2 साल बाद भेजेंगे, आधा आधा करके अगले 3 साल में भेजेंगे। दैट मीन्स यू आर डेफरिंग इट, यू आर डेफरिंग इट, बाद में पीएल में भेजा जाएगा। तो फिर आज कहां भेजोगे, बैलेंस शीट में भेजना पड़ेगा। और तीसरा जगह कहां पे है, कैश फ्लो तो हो चुका है, हाथ देखो, क्यों सर्कल किए कैश, गर्ल्स इधर ध्यान दो बेटा, बड़ा बड़ा बात निकल जाएगा। मैंने यहां सर्कल करके क्यों बोला कैश फ्लो तो हो चुका है, यहीं क्यों सर्कल किया, यहां टू बैंक लिखा हुआ था। टू बैंक माने कैश फ्लो स्टेटमेंट ना, अरे कैश फ्लो में कैश का रिसीट पेमेंट होता है ना, तो कैश फ्लो तो हो गया है। अब या तो पीएल में भेजो या बैलेंस शीट में भेजो। पीएल में बोलते हो आप भेजेंगे नहीं, बिकॉज ऑफ सम रीजंस और दी अदर, तो फिर बैलेंस शीट में भेजो। बैलेंस शीट में भेजोगे तो क्या नाम होगा उसका, डेफर्ड एक्सपेंस। अब सोचो एक आइटम, इसको तुम देखो ना, तुमको देख के गुस्सा आएगा। ये देख कितना बढ़िया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बेचोगे तो पैसा मिलेगा। स्टॉक असेट है, असेट माने बेचने से कुछ मिलेगा। अच्छा फैक्टर देता है ना, फील गुड फैक्टर देता है ना ये असेट को देख करके। ये देखिए ना, डेटर पैसा देगा, कैश पैसा ही है, इसको देखो पैसा नहीं देगा ना बेचने से। इसीलिए क्या हुआ है बच्चों, पिछला 15-20 साल का इंडिया का डेवलपमेंट ये है कि इंस्टीट्यूट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दोनों ने ये पूरा, मेरा बी नंबर पॉइंट आने वाला है, बी का तैयारी कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट और एमसीए ने पूरा कोशिश किया है कि इसका जात खत्म कर देंगे, फिर भी 2-3% बच गया है। नहीं समझे, 97% को हम लोगों ने मर्डर कर दिया है, 3% बचे हुए हैं अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। मतलब अभी भी कुछ कुछ डेफरल, फिल इन द ब्लैंक्स, अभी भी कुछ कुछ डेफरल होता है या जिंदा है। मेजॉरिटी में अब डेफरल बंद हो गया है। आपका क्या व्यू है, डेफरल पूरा बंद हो जाना चाहिए या नहीं, बताओ। घटिया चीज नहीं है, घटिया चीज ऐसे साइड में नहीं दिखा रहे हो, नाम भी देखो कितना घटिया। चलिए एनीवे लिखो बी नंबर।
In recent past, almost all such items which were earlier being deferred इन रिसेंट पास्ट का वर्ड काट दो ना, उसको लास्ट में फिट करेंगे, खाली इन रिसेंट पास्ट वर्ड काट दो, ऑलमोस्ट का ए को बड़ा कर दो। क्या लिखा बोलो? ऑलमोस्ट ऑल सच आइटम्स विच वेयर अर्लियर बीइंग डेफर्ड आर no longer allowed to be deferred. Are no longer allowed to be deferred. दो तीन नाम मैं सुनाता हूं आपको। जब आपकी एज में हम थे ना, खूब बिंदास डेफर करते थे, अब नहीं कर पाते। हमारी कंपनियों में होते ऐसे आइटम सब, हम लोग डेफर नहीं कर पाते। ऑडिटर क्वेश्चन खड़ा कर देता है, कैसे कर दिया आप? कौन सा एज बोला डेफर करने के लिए? ये देखो ना, ये वाला एज बोल रहा राइट ऑफ करो, नहीं समझे? तो को निकाल के दिखा देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमको राइट ऑफ करना पड़ता, हमको तो एज फॉलो करना पड़ेगा जी, मेरा अकाउंट्स ऑडिट होता है, एज तो फॉलो करना पड़ेगा। वो लाइन खोल के दिखा देता है, बोला ये देखो राइट ऑफ। किस लिए लिखा डेफर्ड? लिखो सम ऑफ दोज आइटम्स आर, नहीं सी नहीं, बी, some of those items are, बुलेट पॉइंट बना बना करके, क्या लिखा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, heavy advertisement cost, staff training cost, factory relocation expenses। नाम देख के डर नहीं लग रहा ना? ठीक है ना, कंफर्टेबल लाइन देख करके इजी तो लग ही रहा है ना? सर ये सब क्या आइटम है? अरे खर्चा है, सबके सामने देख रहे हैं, एक्सपेंस कॉस्ट, खर्चा है। जब हम बीकॉम में सीए इंटर में थे, हम लोग बिंदास डेफर कर देते थे। डेफर कर दिए मतलब, हाँ बैलेंस शीट में ले जाते थे। डेफर कर दिए मतलब एक वर्ड में बोलना, बैलेंस शीट में ले गए आप। हौले हौले राइट ऑफ करते थे आराम से, 4 साल 5 साल 10 साल, जिस तरह से असेसमेंट करते थे अपने हिसाब से कि भाई इसको कितना साल चलाना चाहिए। अच्छा इसका स्पेलिंग में 12 वर्ड है, चलो 12 साल, सॉरी हाँ मजाक किए, मतलब जैसे मन करता था वैसा कर देते थे। फिर मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने भैया, जिन्होंने बोला कुछ डेफरल अलाउड नहीं है। इनकम टैक्स में अभी भी इनका डेफरल अलाउड है। निर्मला सीतारामन अभी भी डेफरल अलाउ करती है इनमें से कुछ आइटम का। टैक्स की क्लास में बोलेंगे डेफर कर दो 5 साल में, पर अकाउंट्स में डेफरल अलाउ होना बंद हो गया है ऑलमोस्ट ऑल दी आइटम्स का। ओके, सी नंबर में लिखो, few items like, few items like गवर्नमेंट ग्रांट। कोई पूछेगा नहीं अभी गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 आएगा, 2 क्लास मिलेगा। ओके, अभी सारा एस खोल के पढ़ा नहीं सकता, कॉमा
डिस्काउंट ऑब्लिक प्रीमियम्स इन बोरोइंग डिवेंचर डिस्काउंट नाम सुना है? डिवेंचर डिस्काउंट सुना है नाम? कॉमा एंसिलरी कॉस्ट, एंसिलरी ये स्पेलिंग ANCILLARY, एंसिलरी कॉस्ट रिलेटेड टू बोरोइंग्स अब जैसे मान लो एंसिलरी कॉस्ट रिलेटेड टू बोरोइंग क्या होता है सुना रहा हूं, डिस्काउंट प्रीमियम तो सुना हुआ है, हेलो, तो उसको मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, खाली ये सुना रहा हूं और ये भी सुनेंगे A16 में, A16 में सुनेंगे। मान लो मैंने एक बैंक से 100 करोड़ रुपया का लोन लेना है, एक बैंक से 100 करोड़ रुपया का लोन लेना है, तो अब बैंक को पेपर भी देना पड़ेगा, तो मैंने हायर किया प्रोफेशनल फर्म को कि भाई ये सारा काम आप करके दे दीजिए, मेरे को लोन लेना 100 करोड़ रुपया का। तो उस बंदे ने सब मिला करके ब्रोकरेज, कंसल्टेंसी, पेपर वर्क सब मिला करके उसने 0.5% का मेरे ऊपर बिल बनाया। 0.5% लोन अमाउंट इज 50 लाख रुपया। जल्दी देखे कि नहीं 50 लाख रुपया ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? 100 करोड़ का 1% इज 1 करोड़, 0.5% इज 50 लाख रुपया, तो हम उसको 50 लाख रुपया पेमेंट कर दिए। इसको बोलते हैं एंसिलरी कॉस्ट रिलेटेड टू बोरोइंग्स। ये खर्चा अभी भी डेफरल अलाउड है। ये सब खर्चा क्या बोले? अभी भी डेफरल अलाउड है। लिखो, क्या लिखा बोलो फिर से? नहीं, शुरू से। फ्यू आइटम्स लाइक फलाना डिमका, आर लिखो, आर still allowed to be deferred. अब एकदम क्लियर लास्ट लाइन, डेफर अगर करोगे कोई भी अमाउंट को किसी भी नाम से, आने वाले टाइम पे पीएल में अमोर्टाइज करना ही पड़ेगा। जिंदगी भर असेट साइड में खड़ा करके उसको नहीं रख सकते। एक मिनट, उसके बाद मेरा पूरा बात कर लेने दीजिए हमको। क्या बोला फिर से बोलो? मैंने क्या बोला लास्ट लाइन में? डेफर्ड कॉस्ट को पूरी जिंदगी असेट साइड में एक तो साला एक दिन भी रखने नहीं, हम लोग तो बात कर रहे थे ना, एक दिन भी रखने नहीं देना चाहिए। और तुम बोलोगे पूरा जिंदगी रखने देंगे, पूरा जिंदगी साला हम लोग गुडविल को रखने नहीं देते। बोलिए हाँ। तो ऐसा घटिया चीज को पूरा जिंदगी रखोगे? नो चांस। लिखो लास्ट लाइन, उसी में सी में मैनेज कर लो, सी में ही मैनेज कर लो, डी करने का जरूरत नहीं है। हाउ एवर these items must be amortized. amortized माने धीरे धीरे पीएल में भेजना। ओके, however these items must be amortized within a certain period of time. Within a certain period of time. एक बार सी नंबर पैरा को रिपीट कर दो मेरे को लाउडली। ठीक, आर स्टिल अलाउड टू बी डेफर्ड। ओके, लेकिन उनको धीरे धीरे पीएल में आपको भेजना ही पड़ेगा। ये डेफर्ड कॉस्ट का आज के दिन के हिसाब से तेरे को दिया जाने वाला मैक्सिमम लेक्चर है। इसका बाकी लेक्चर जब जब रिस्पेक्टिव एएस आएगा, आई विल बी डूइंग दैट। ओके, थोड़ा अगर प्रेशर बना होगा, आई एम सॉरी, लेकिन हमको बोलना जरूरी था। नाउ अगेन योर क्वेश्चन।
नहीं, पे हो गया ना बेटा, 1 मिनट, ओके, अलग कुछ। नाउ इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, इट्स नॉट अबाउट डेफर्ड कॉस्ट। बच्ची का एक अलग ही क्वेश्चन है, लेट मी हैंडल इट। आप सब भी सुनो, मैंने कल एक लाइन बोला और बच्ची का इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है, सो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा अगर ये ज्यादा दिन तक कंटिन्यू रहेगा बच्ची के साथ। सो मेरे को 10 मिनट बच्ची को देना है, पूरा क्लास इस बात को सुनिए, ओके। मैंने कल एक बात बोला, ऑल एक्सपेंस आर लायबिलिटीज, माने बेसिकली एन एक्सपेंस कम्स विथ अ लायबिलिटी का टैग इन इट। जैसे आप सैलरी, आप बोलते ना एक्सपेंस है, पे भी तो करना पड़ता है, बोलो हाँ, पे भी तो करना पड़ता है। रेंट एक्सपेंस है, पे भी तो करना पड़ता है, पे करना पड़ता है माने लायबिलिटी का एलिमेंट नहीं है घुसा हुआ, बोलिए हाँ या ना। तो नॉर्मली हम लोग ये बोलते हैं एन एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी। जैसे एस में आप पढ़ोगे ना, अभी तो शुरू भी नहीं किया हम लोग, पहला एस भी नहीं पढ़े, वो लोग सीधा ऐसे लिखेगा, दिस इज एन एक्सपेंस एंड ए लायबिलिटी। बच्चे बोलेंगे सर पहले बताइए ना, एक्सपेंस है कि लायबिलिटी? अबे दोनों है। दिस इज एन एक्सपेंस एंड लायबिलिटी मतलब ये दोनों हैं। वो इंस्टीट्यूट तुमको बोलना चाहता है कि एक्सपेंस को डेबिट करो और लायबिलिटी को क्रेडिट करो। अभी मान लो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इनकर हो गया 40,000, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, तो लिखेंगे ना जी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। उसके लिए बोला जाता है कि एन एक्सपेंस कम्स विद अ लायबिलिटी, विद एक्सपेंस और लायबिलिटी का टैग लगा के घूमते हैं दोनों लोग। लायबिलिटी बोलता मैं एक्सपेंस हूं, एक्सपेंस बोलता मैं लायबिलिटी हूं। बोलो हाँ, माने कि नहीं माने। आप रेंट का एंट्री क्या करते हो? बोला सर रेंट पेड होने से लिखते हैं रेंट टू बैंक, रेंट अनपेड होने से लिखते हैं रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। टू बैंक लिखने का मतलब क्या है? पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट लायबिलिटी का ही तो होता है ना, तो रेंट लायबिलिटी था बोल के ना पेमेंट किए तुम। बोलो हाँ। और यहां तो दिख रहा है देख आउटस्टैंडिंग रेंट, तुम अभी तक पे नहीं किए, अगला साल पे करोगे तो साला एकदम ठप्पा लगा हुआ आउटस्टैंडिंग रेंट का। तो आज के बाद अगर हम कभी तुमको बोले ना दिस इज एन एक्सपेंस एंड ए लायबिलिटी, तो घबराने का नहीं है, नॉर्मल है, खुद फील करो कि हाँ ठीक ही तो बोल रहा आदमी यार। ये उस कॉन्टेक्स्ट में बोले थे हम, और आप कहां जाके समझे? डेफर्ड वाले कॉन्सेप्ट पे। डेफर्ड का स्टोरी तो उसके बाद पैदा होता है, पहले एक्सपेंस लायबिलिटी बन के पैदा हो गया, अब उस एक्सपेंस को हम पीएल में लेके जाएगा कि बैलेंस शीट में लेकर के जाएंगे, वहां पैदा हुआ डेफर करना है कि डेफर नहीं करना। अगर मेरे को एक्सपेंस को पीएल में लेकर के जाना, आई एम नॉट डेफरिंग इट। अगर मेरे को एक्सपेंस को बैलेंस शीट में लेकर के जाना, आई एम डेफरिंग इट। मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंस को आजकल डेफरल करना अलाउड नहीं रहा। 2-3 ठो जो है वो रिस्पेक्टिव एएस में आप लोग पढ़ेंगे। नाउ यू ओके, पूरा समझ में आ गया? थैंक यू। और क्या टॉपिक था बचा हुआ? रे एक ठो बात बाकी था कुछ, हाँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट। लिखो पॉइंट नंबर 11। हेडिंग दे दो प्रोविजंस। ए में लिखो प्रोविजंस are basically estimates। अगर ना बेटा आप कोई चीज बिना एस्टीमेट के निकाल लेते हो ना, क्या बोला? आप उसके नाम के साथ प्रोविजन वर्ड यूज नहीं कर सकते। अकाउंट्स में प्रोविजन वर्ड तभी यूज होता है जब आपको उस अमाउंट को निकालने के लिए एस्टिमेट्स यूज करने पड़ रहे हैं।
क्रेडिटर के लिए एस्टिमेट वर्ड यूज नहीं होता। अमाउंट कितना देना है तुमको मालूम है, बोलो हाँ या ना, पर ग्रेचुइटी के लिए एस्टिमेट यूज होता है। सोचो थोड़ी देर, ग्रेचुइटी नाम सुने? डू यू नो व्हाट इज ग्रेचुइटी? से यस और नो? यू नो ना? तो किसको पेएबल होता है बेटा? थोड़ा बहुत भी नहीं याद है तो छोड़ देना, हम बता देंगे। एम्प्लॉइज को। कौन देता है? एम्प्लॉयर, कंपनी। तो कंपनी का लायबिलिटी हुआ ना, देता है, हुआ ना लायबिलिटी। कब पे होता है? उसका एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। हाँ, बड़ा वर्ड हम लोग पढ़ेंगे 7-6 क्लास। एम्प्लॉय बेनिफिट का एक एस है, एस 15, ऑलमोस्ट इस लेवल का लेक्चर है। सब यहां से जाएगा, पकड़ना होगा तुमको। ओके, तो मेरा जिम्मेदारी है वो कैसे आप पकड़ोगे। फिर से बोलता हूं, वो कब पेएबल होता है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और वो जानते हो 2 चीज पे डिपेंडेंट होता है कि बोलने दो कि रिटायरमेंट के वक्त उस आदमी की सैलरी क्या थी, और रिटायरमेंट जो किया वो बंदा कितने साल काम करके किया। अगर वो 20 साल काम करके रिटायर करता है और 12 साल काम करके रिटायर करता है, 20 साल काम करके रिटायर करेगा ज्यादा पैसा मिलेगा, 12 साल काम करके रिटायर करेगा तो कम पैसा मिलेगा। दूसरा, सैलरी लास्ट ड्रॉन। उस वक्त उसकी सैलरी कितनी होगी उसके ऊपर ग्रेचुइटी का अमाउंट डिपेंड करेगा। तो सोचो, तुमको साला ग्रेचुइटी लायबिलिटी आज से ही लिखना चालू कर देना है, और अमाउंट पता चलेगा 20 साल बाद। बोलो हाँ या ना? जब वो रिटायर करेगा या मरेगा तब ना पता चलेगा उस वक्त उसकी सैलरी क्या थी, कितना साल काम करके मरा। और तब तक तुमको एस्टिमेट करके लायबिलिटी लिखते रहना है। हेलो, बिकॉज जैसे जैसे काम कर रहा है तेरा माथा पे तो लायबिलिटी चढ़ रहा है ना। कौन काम कर रहा है, किसके माथे पे बच्चों में ना कुछ बोलता नहीं, इस तरह से बात बोलता, आप समझ जाते हो ना, किसके माथे पे लायबिलिटी चढ़ रहा है, कौन काम कर रहा है। वो काम कर रहा है, तेरे माथे पे लायबिलिटी चढ़ रहा है। कौन काम कर रहा है? एम्प्लॉई। तुम कौन है? हाँ, ये सब समझ जाते हो ना तुम लोग। थैंक यू। तो बोल दिया करो हाँ सर एकदम ठीक चल रहा है। तो वो एम्प्लॉई काम करता जा रहा है, तो मेरा माथा पे ग्रेचुइटी का लायबिलिटी चढ़ता जा रहा है, पर अमाउंट साला पता ही नहीं है। तो एस्टिमेट करके लायबिलिटी लिखना पड़ेगा ना। जब ऐसा एस्टिमेट करके आप लायबिलिटी लिखते हो ना, उसी नाम के आगे आप प्रोविजन लगाते हो। कभी देखा लोन के सामने प्रोविजन लिखा हुआ? प्रोविजन फॉर लोन। अबे वो लोन है। क्रेडिटर, तो क्रेडिटर ही लिखते हो, प्रोविजन फॉर क्रेडिटर। वो क्रेडिटर है, नोन लायबिलिटी है, अमाउंट भी नोन है। वी डिडंट मेक एनी एस्टिमेट सर। क्लियर? लेकिन टैक्सेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस। ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। क्लियर? डिप्रेशन का बात पे जा रहे हैं, थोड़ा देर रुकिए। गॉट द पॉइंट? अब लिखो बी। खत्म हो गया? क्या लिखा है मैंने? प्रोविजंस आर बेसिकली एस्टिमेट्स। खत्म हो गया ये। बी, provisions are either liabilities, they are either liabilities or reduction in the value of assets. They are either liabilities or reduction in the value of the assets. दो तरह के प्रोविजंस होते हैं भाई साहब, जिनका नाम दो ऐसे लिया जाता है। अच्छा तुम ऐसा वाला प्रोविजन है, अच्छा रुक, तेरा ट्रीटमेंट या तेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग होगा। वो तुम लाइबिलिटी वाला है, रुक तेरे बारे में बात करते हैं। आपको ऐसे थिंक करना होगा। सो गिव मी द नेम्स ऑफ टू प्रोविजंस। कोशिश करके, हाँ गलती करना कोई प्रॉब्लम नहीं, कोशिश कर। एक मिनट, क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ। क्वेश्चन सुनिए रे बाबा। गिव मी द नेम्स ऑफ टू प्रोविजंस which are hardcore liabilities, but you don't know about the amount. You have to estimate it. Provision for taxes और एक provision for gratuity.
प्रोविजन फॉर डी कमीशन, अभी मत बोलूंगा नाम, खाली नाम सुन लेना, काम मत पूछना। प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग लायबिलिटी, क्या बोला? प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग लायबिलिटी। न्यूक्लियर पावर प्लांट सुना होगा, हेलो, न्यूक्लियर पावर प्लांट नाम सुना है? उसको जब हटाना पड़ता है ना, जब सारा न्यूक्लियर एनर्जी आप निकाल लेते हो वहां से, ऑयल तेल का कुआं, ऑयल रिग तो सुना होगा यार। जब सारा तेल निकाल लेते हो ना, तो पूरा एनवायरनमेंट की बैंड बजा देते हो जल्दी। वहां पूरा सी बेड में, SEACBED बेड, पूरे सी बेड में कचरा ही कचरा है, उसको साफ करना पड़ता है। उसको साफ करने में 300 करोड़ रुपए लगता है। हेलो, न्यूक्लियर पावर प्लांट 25,000 करोड़ का बनता है, 25,000 करोड़ का। उसको डिसमेंटल करने में 500 करोड़ रुपए लगता है। फेंकने का खर्चा है वो। और कब लगेगा? 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद। कितना लगेगा बता पाओगे? वो तो तब पता चलेगा। अकाउंटिंग आज करना है तो क्या करें? एस्टिमेट करना पड़ता है। तो सर हम लोग के सिलेबस में है? हाँ है। अभी पूछना मत कौन से AS में कब है, जब आएगा तब देख लेना। आगे लिखो, क्या लिखा? दे आर आइदर, अच्छा मैं पूछ रहा था, तुम लोग बता दिया ना, दो प्रोविजन जिसका नाम लायबिलिटी है, माने दो लायबिलिटी जिसको प्रोविजन बोला जा सकता है, तुम लोग बता दिए ना। वन इज प्रोविजन फॉर टैक्सेस, अनदर इज प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। नहीं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी फिर प्रोविजन कैसे हुआ? When you are saying it's a contingent liability, that means no provision. It's a provision means it has to be a liability. Contingent liabilities are no provisions. They are contingent liabilities. Discussion होगा, लिखो। अच्छा, दो ऐसा प्रोविजन बताओ ना बेटा, और तुम लोग खूब जानते हो, जिसको रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट बोलते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, बस और मत बोलो। सर ये जो डिस्टिंक्शन है कि ये प्रोविजन लायबिलिटी है, ये प्रोविजन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट है, आप फील कर पाते हो ना कि इसका पैसा देना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, निर्मला सीतारामन को पैसा देना होगा। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, रमेश को, दिनेश को, सुनील को, सुरेश को पैसा देना होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, बिल्डिंग का WDV गिर गया, जल्दी। प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेटर का कैरिंग अमाउंट गिर गया। बोलिए हाँ या ना। किसी को पैसा ले जाके थोड़ी देना है, नहीं देना ना। तो जहां पैसा ले जाके नहीं देना, दे आर कॉल्ड प्रोविजंस फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। उनको आप अगर लायबिलिटी साइड में दिखाओगे, आप रॉन्ग कर रहे हो कि नहीं बताओ? वो लायबिलिटी नहीं है, किसी को पैसा देना नहीं है, तो उसको लायबिलिटी साइड में मत दिखाइएगा। लेकिन ग्रेचुइटी वाला प्रोविजन को लायबिलिटी है, चुकाना है, उसको लायबिलिटी साइड में दिखाना होगा। टैक्स वाला प्रोविजन को लायबिलिटी में दिखाना होगा। गॉट द मैसेज क्लियर? लिख लो। सी नंबर, प्रोविजन फॉर बैड डेट, कॉमा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, etc. are presented by way of, by अलग word, way अलग word, of अलग word, by way of deduction from the respective asset क्या लिखा? बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एसेट। डी नंबर, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, आर शोन
कमेंट करो और देखो और फिर 10 मिनट के ब्रेक पे जाओ। लिखो हाँ, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेस आर शोन इन द लायबिलिटी साइड। एक बार जरा यहां बोर्ड देखिए और एकदम टाइम लेके अच्छे से मेहनत करके बोलिएगा, इसी कॉन्टेक्स्ट पे बोलिएगा। पैराग्राफ नंबर 11 लिखे हो ना बेटा, 11 पे बात करिएगा। एक बार यहां पे देखिए बोर्ड पे, कहीं प्रोविजन लिखा हुआ मिला? ढूंढिए ना कहां लिखा हुआ मिला। सर करेंट लायबिलिटी का 4th आइटम और नॉन करेंट लायबिलिटी का भी 4th आइटम। एक के सामने लिखा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एक के सामने लिखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इनकम टैक्स की क्लास चालू हो गई है? पहला क्लास कर लियो? गुड। क्या बोलते हैं सर लोग, इस साल कमाओ, अगले साल टैक्स दे दो कि 20-25 साल बाद देना है? अगले साल देना है ना। 90% तो इसी साल देना पड़ता है एडवांस टैक्स। वो पढ़ाएंगे सर लोग, चिंता मत करो, पढ़ाएंगे सर लोग। आपको क्या लगता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी कहां पे आएगा और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कहां पे आएगा? ये यहां पे लिखना है ग्रेचुइटी वाला और यहां पे लिखना है टैक्स वाला। और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन किसके साथ माइनस होगा देख के बताओ। हाँ सर, ये जो प्रॉपर्टी प्लांट, ये फिक्स्ड सेटअप नाम चेंज हो गए। पुरानी बुक मेरे हाथ में आई तो दिखा दिया, नई बुक में, आपकी बुक में नाम, माने आपके कॉपी में, बुक में तो ये सब नाम नहीं है। अब आपके यहाँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा हुआ मिलेगा, इसके साथ माइनस करके दिखाना होगा। तो सर यहाँ तो दिख नहीं रहा है, बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाएंगे? जहान दे देंगे क्या? नोट्स ऑन अकाउंट्स है ना, वहां दिखाएंगे ना माइनस करके। बैलेंस शीट 1 पेज का, पीएल 1 पेज का, कैश फ्लो 2 पेज का और नोट्स 70 पेज का, तो वहां नोट्स में दिखेगा, चिंता मत करो। प्रोविजन फॉर बैड डेट कहां पे है बेटा? कहां पे देख के बताओ ना सर। ये देखिए, जो ट्रेड रिसीवेबल नहीं है क्या, इससे लेस करके दिखाया हुआ है। फुल्ली कॉन्फिडेंट है आप लोग? सो नेवर मेक ए मिस्टेक बाय शोइंग प्रोविजंस which are actually reduction in the value of the asset as a liability। क्या बोला सुने? कभी भी ये गलती मत करना, जो प्रोविजन असेट का रिडक्शन है उसको लायबिलिटी साइड में मत दिखाना। बैलेंस शीट बिंदास टैली होगा, मार्क्स 3 कम मिलेगा। बैलेंस शीट तो टैली होएगा ही। तुम्हारा डेटर 4 लाख, प्रोविजन 25,000, तुम इधर 4 लाख लिखा, इधर 25,000 लिखा, या फिर इधर 375 लिखा, बैलेंस शीट टैली होएगा कि नहीं बताओ? मार्क्स का डिफरेंस होएगा। क्लियर है? सो लिबर्टी लेने का नहीं, खाली बैलेंस शीट टैली करना इज नॉट द गोल, करेक्ट करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इज इट ओके? सो हम लोगों ने एक सम बनाया बढ़िया सा और 2-3-4 नोट लिखे। थोड़ा सा हम लोग डेविएट कर गए, मतलब दूसरी तरफ चले गए। विल कम बैक टू द ओरिजिनल डिस्कशन आफ्टर द ब्रेक। 10 मिनट में मिलते हैं।